नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। असम और केरला, अब केरलम, ये दो राज्य राहुल गांधी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असम की जिम्मेदारी तो होल सोल जिम्मेदारी बहन प्रियंका गांधी के जिम्मे कर दिया है और केरल की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखी है। हालांकि असम भी जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, जा रहे हैं असम भी प्रचार करने। लेकिन असम और केरल, इन दोनों में राहुल के जो तेवर हैं, जो धुआंधार अंदाज और धुआंधार प्रचार है, उसने भारतीय जनता पार्टी की मानसिक हालत जो है ना, उसको थोड़ा गड़बड़ा दिया है। बौखलाई हुई है भाजपा, और उस बौखलाहट का आप अगर प्रमाण चाहते हैं तो हम आपको इसी कार्यक्रम में दिखा देंगे। अगर 56 इंची साहेब को चुनाव के बीच स्लीपर सेल के पीछे छिपना पड़े तो इससे ज्यादा प्रमाण आप क्या लेंगे? अगर राहुल गांधी का जवाब देते हुए मोदी का मुख्यमंत्री मिनी मोदी वो कहे कि इंदिरा गांधी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अरे भाई राहुल गांधी से लड़ रहे हो, राहुल से लड़ो। राहुल ने तो नहीं बात किया तुम्हारे पिताजी का नाम अगर स्कूल के सर्टिफिकेट में चेक नहीं किया कि क्या है पिताजी का नाम, किसके दादी का नाम क्या है, वो तो नहीं चेक किया। लेकिन आप दिखा देते हो अपने संस्कार, और संस्कार के साथ अहंकार। तुम असम से चंडीगढ़ भेज करके गिरफ्तार करवा लोगे किसी को, और तुमने ही एक जो है बिल्कुल मतलब असली च्यवनप्राश खाया है, तुमको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। अरे सत्ता का अहंकार है। और वो राहुल की बात में बहुत दम है। ऐसे अहंकारियों तो हमने देखा है घुटनों के बल चलते, घुटनों के बल चलते। तो खैर यही बीजेपी की बौखलाहट का प्रमाण है। और खासकर जब हालात और भी विपरीत हो चले हैं, क्योंकि केरल में भाजपा का लक्ष्य बिल्कुल तय था। बिल्कुल इस लक्ष्य पर चाहे हमने इनपुट लिया हो चाहे हेमंत भाई ने लिया हो, सबको यही इनपुट था कि केरल में भाजपा कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना चाहती है। एलडीएफ भले ही कंटिन्यू कर जाए, एलडीएफ को कंटिन्यू, क्योंकि वहां उसको नहीं आना है, वो एलडीएफ कंटिन्यू कर जाए, बस कांग्रेस की ताकत बढ़ने ना पावे कहीं से। वो भी जो मकसद मिशन था वो थोड़ा खटाई में पड़ते नजर आ रहा। असम में भी राहुल, नतीजे तो देखिए, नतीजे तो मोदी जी को पता है क्या आएंगे और ज्ञानेश कुमार को पता है। लेकिन हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम लोग पत्रकार हैं, तो हम हालात को, उन परिस्थितियों को साइड में रखते हुए जो हालात हैं उनको भी बताएंगे। तीन तीन गोगोई पहली बार जो है एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस का गठबंधन है, तीन गोगोई एक साथ हैं इस बार। असम में भी अगर ज्ञानेश गुप्ता को हटा दीजिए तो मामला बड़ा फंस जाएगा। पिछली बार 0.8% का मार्जिन था, 0.8% का, कांग्रेस में और भाजपा में वोटों में अंतर। और जो दो गोगोई आए हैं तीसरे गोगोई के साथ, ये दो गोगोई पिछली बार 5.25% वोट पाए थे। बौखलाहट की वजह मैं बता रहा हूं, ये फैक्ट्स जब आप रखेंगे तब समझ में आएगा बौखलाहट क्यों है। इसी बीच केरल में बौखलाहट देखिए कि शशि थरूर पर, थरूर जो भी हैं तो अभी कांग्रेस में, थरूर पर रात में कल जो है मतलब अंधेरे के उसमें फायदा उठाते हुए गाड़ी को ओवरटेक करके गाली गलौज किया गया, ड्राइवर को मारा पीटा गया, गनमैन को मारा पीटा गया। इसके बाद लगा था कि हो सकता है कांग्रेस का कैंपेन थोड़ा सा मीटिंग उटिंग में उलझ जाए, कांग्रेस का कैंपेन थोड़ा सा डिरेल हो। लेकिन राहुल गांधी ने उस मारपीट गाली गलौज के बाद और रफ्तार बढ़ा दिया। और मेरी जानकारी में ये है, जो अभी अपडेट मैंने देखा, कि 4 रैलियां ठोक रहे हैं एक के बाद एक। तो ये सारे हालात को हम इस कार्यक्रम में चर्चा में लाएंगे, क्योंकि ये जितना मैंने बोला ये लग रहा होगा कि पूरा पुलाव टाइप इसमें बहुत सारे आइटम हो गए हैं, लेकिन सब एक एक आइटम, सबका अपना अपना टेस्ट है, फ्लेवर है। और सियासत के फ्लेवर, जब सियासत को आपको समझना है तो ये सारे फ्लेवर को एक साथ रखना पड़ेगा, मजबूरी है।
मैं आपको जरा खबर ऊपर लाता हूं, फिर हेमंत भाई के पास चलता हूं। भैया लाइए जरा। केरल में शशि थरूर के काफिले पर हमला, उनके गनमैन को पीटा गया। बहुत जगह हेडलाइन हम बस एक ही दिखाएंगे, पीटा गया, गालियां दी गई शशि थरूर को, उन सबने गाली दी। बहुत इसमें किस्से कहानी हुआ। इसके बाद शशि थरूर ने इस विषय पे कोई बात नहीं की, उनको गाली दी गई, मारपीट की गई। सोचिए अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए आप, वहां तक तो कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। भाजपा किसी पन्ना प्रमुख को चुनाव कर दिया होता तो भाजपाई पूरे दिन नरेंद्र मोदी की रैली में भी होता, गाली दी गई। वो पन्ना प्रमुख को नहीं, मेरी माँ को गाली दी गई। थरूर को मैं सुनवाता हूं, जरा सुनिएगा, सुनिए। Look, I think we are very encouraged by what we've seen. I've been out in, I think I've already appeared for about 20 candidates, and what I'm seeing across the board, so far it's in South Kerala, but we'll be going on up further north, is a tremendous wave of enthusiasm for the UDF and for the message that it is time for change. That message is really resonating across all sections. I'm meeting with youth, students, professionals, business people. Here we have sectors of the business community. Across, people are ready for change. That's the message we're getting. How do you see that controversy regarding the deal between BJP and CPM? Look, this is a electoral analysis, if you like. The perception is that because the LDF wants to somehow divide the anti-incumbency vote, that they will try and attract some votes to the BJP in the hope that in the process the UDF will not gain. But as far as I'm concerned, I've been saying this to the journalists who've been asking, whatever deal they conclude between themselves, our deal is with the people of Kerala. The people of Kerala know what they need. They know what they've experienced over the last 10 years. And to bring about change in Kerala is our deal. That's our deal with the people. Do you think BJP is going to make any movement here in Kerala? Look, it's very difficult to say. They're not even really seriously viable in more than 2 or 3 seats. And in those seats, it's a tight, three-cornered fight. So all of us are fighting for those seats where the BJP thinks they have a chance. But for people to suggest that there would be a factor in a race which is overwhelmingly between UDF and LDF should not be taken seriously. This is a zero-seat party in the assembly. They've never ever won more than one seat. That is only once in the entire history of the state. So how can you take them as a serious factor in this election? ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा रिपोर्ट कार्ड जो मार्कशीट होती है ना, पूरी मार्कशीट रख दी है। अभी आगे काम आएगी, मार्कशीट रखी है तो ध्यान रखना होगा। प्रदीप भंडारी जैसे लोगों को मार्कशीट एक बार सुन लेना चाहिए, एक बार क्या बोला है। पूरी मार्कशीट बता दी, मतलब केरल में बेइज्जत करके रख दिया कि ये कुछ नहीं है, ये तो मैक्सिमम 1 सीट लायक है, इनकी औकात ही कुछ नहीं है। खैर, मैं कह रहा था कि कहीं कोई हमला कि हमको गाली दे दिया, चुनाव जिताइए आप लोग, हमको गाली दिया है, बदला लेना है सबको, कहीं किसी ने नहीं किया। ये काम केवल एक ही आदमी इस देश में करता है। 56 इंच की छाती, कान कुछ नहीं, गाली दिया हमको, गाली दिया वोट दे दो, वो फलाने गाली दिया हमको वोट दे दो, वही एक आदमी करता है। अब आगे चलते हैं। इस पूरी परिस्थिति से बौखलाहट का क्या लेवल है, कहां तक बौखलाहट पहुंची है, जरा देखिएगा। एक हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। मुझे अरेस्ट करने के लिए इंदिरा, राजीव, राहुल को दोबारा जन्म लेना होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा। राहुल गांधी ने असम में कहा था कि जो है इनको जैसे ही सरकार से जाएंगे, हमारी सरकार आएगी, इनको बचने नहीं देंगे। जितना करप्शन और जितना ये सब किया है गड़बड़ झाला, ये छोड़ेंगे नहीं, एक्शन होगा। ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मुझे गिरफ्तार करने के लिए, राजीव गांधी को मुझे गिरफ्तार करने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा, और राहुल गांधी को, और 7 जन्म ले लेंगे तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। ये तो वो जो है डॉन फिल्म का डायलॉग हो गया। ये तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति कह ही नहीं सकता है। ये तो वही कि 11 मुल्कों पुलिस खोज रही है, नहीं कर पाएगी गिरफ्तार, उस टाइप का डायलॉग हो गया है। ये लोकतांत्रिक व्यक्ति है कि डॉन टाइप की भाषा है, ये गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। अरे तुम मतलब क्या कानून से ऊपर हो? तुम पर करप्शन के चार्जेज होंगे तो गिरफ्तार नहीं होंगे। चलिए, अब हम आते हैं अगली खबर पर। इसी के बाद चलेंगे हम हेमंत भाई के पास। लाइए जरा खबर लाइए। कमलनाथ, आनंद शर्मा, थरूर, मनीष तिवारी का सरकार को समर्थन। कांग्रेस नेताओं ने कहा मिडिल ईस्ट संकट को अच्छे से संभाला, राहुल से अलग राय। नाम सब नोट कर लीजिएगा, नाम पर एक एक चर्चा करेंगे हेमंत भाई के साथ। कमलनाथ, आनंद शर्मा, थरूर, मनीष तिवारी, इनका सरकार को समर्थन है। आगे जरा ट्वीट दिखा दीजिए, ट्वीट दिखाइए। थरूर का भी इसमें नाम है, ट्वीट दिखाइए। ये देखिए,
आनंद शर्मा वाला पहले नीचे दिखाइए थोड़ा, इसमें नीचे पहले, इसमें कभी कभी उल्टा भी चलना पड़ता है। आनंद शर्मा ने लिखा, इंडियन डिप्लोमेटिक हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस हैज बीन मैच्योर एंड स्किलफुल, अवॉइडिंग पोटेंशियल माइनफील्ड्स। इन्होंने तारीफ की कि बहुत बढ़िया जो है हैंडलिंग है क्राइसिस में, मैच्योर है और स्किलफुल है इंडियन डिप्लोमेसी, जो युद्ध चल रहा है उसमें। इसको अब इससे अच्छा क्या चाहिए था? स्लीपर सेल ने लिखा और तत्काल आगे भंडारी कूदा। ये तो आपने कैमरे पर भी बहुत उछल कूद करते देखा होगा। देखिए क्या लिखा, सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा गोज अगेंस्ट राहुल गांधी एंड हेल इंडियाज डिप्लोमेटिक हैंडलिंग of the West Asia crisis. Congress leaders know Rahul Gandhi is an opportunist, anti-India man. Congress praises PM नरेंद्र मोदी। कांग्रेस प्रेजेज, यहाँ आनंद शर्मा प्रेजेज नहीं है, कांग्रेस प्रेजेज मतलब आनंद शर्मा ही कांग्रेस है। तो जब आनंद शर्मा कांग्रेस है तो काहे राहुल से तुम लोग को दिक्कत है, जब आनंद शर्मा ही कांग्रेस है। हेमंत भाई, थरूर से लेकर यहाँ तक ये पहला सवाल में सब सिमटा हुआ है, और हेमंता बिस्वा शर्मा भी उसी में है। इतना सब कुछ होते हुए ज्ञानेश है आपके पास न्यायपालिका है, आप खुद ही, आप तीनों लोग के स्वामी हो, भूपति हो, उसके बाद भी स्लीपर सेल की जरूरत पड़ रही है, इनके पीछे छिपने की जरूरत पड़ रही है, क्यों? जी भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए मोदी जी का आपको पता है कि पूरे चुनाव का जब मामला होता है ना, वो साम दाम दंड भेद, वो किसी भी लिमिट तक जाते हैं, चाहे वो स्लीपर सेल हो, चाहे वो जागू सेल हो, चाहे किसी भी तरीके की सेल हो। नंबर एक। नंबर दो, मोदी से लेकर के उनके तमाम चेलों की भाषा, भाव भंगिमाएं, अहंकार और सत्ता की ताकत का दुरुपयोग, ये उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलोसफी का एक इंटीग्रल पार्ट है। एक चीज तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो ये आदमी ने जो बात कही है, जो श्रीमान हेमंता बिस्वा शर्मा ने, इसके पीछे आप केवल एक मोटी बात समझ लीजिएगा। असम और वेस्ट बंगाल का चुनाव, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, मैंने एक दो बार पहले भी इशारा किया आपको, वो चुनाव ये ऑलरेडी कर चुके हैं जो इनको करना था वहां पर। ठीक, वोटर लिस्टों के जरिए सारा खेल किया जा चुका है। केरला के अंदर चूंकि इनके पास बहुत कुछ करने को नहीं है, क्योंकि वहां अगर बियॉन्ड ए पॉइंट आपने कुछ भी कर दिया तो पूरे देश की चोरी पकड़ी जाएगी। देश की चोरी अभी पकड़ी गई, लेकिन केरला के अंदर जैसे इनका जो वोट शेयर है 10 से 12%, अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर ये सरेआम पकड़ी जाएगी। इसलिए वहां ये इस बार शायद ना करें। इस बार इनकी मेन प्रायोरिटी नंबर 1 वेस्ट बंगाल है, और असम में तो ऑलरेडी सारे का सारा गेम जमा रखा है। सारी स्थिति को एक लाइन में आपके सामने पहले स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बस। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने रिवाइज वोटर लिस्ट निकाली, उसके बाद उसके जो डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो सारा खेल हुआ, लाखों वोट, 17 लाख से ऊपर वोट किस तरीके से डिस्प्यूट में डाल दी, और उनके ऊपर अब लगातार फैसले होने की बात चल रही है न्यायपालिका के जरिए, न्यायिक अफसर लगा के। और जो भी लिस्टें आई हैं उनको मैं और आप नहीं खोल सकते, ठीक, वो सारी पर्दे के पीछे, ठीक। नहीं तो आमतौर पे क्या है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता था, कोई दिक्कत नहीं, क्यों छुपा दिया इस बार? और वो सारी की सारी स्कैंड लिस्टें हैं, ऐसे नहीं है जैसे पहले होती थी। और इस सारे खेल में आशीष भाई आप भी जानकर स्तब्ध हो जाओगे, पता नहीं आपने ध्यान किया कि नहीं किया, केवल 2 निर्वाचन क्षेत्रों का पश्चिम बंगाल के अंदर, केवल 2, उनका विश्लेषण किया गया वोटर लिस्टों का, और उसमें क्या पाया गया कि जिन लोगों के मताधिकार का, मतदान का अधिकार अंतिम निर्णय तक निलंबित रखा गया है, पेंडिंग रखा गया है, एजुकेशन, 66% मुसलमान है, हाँ, केवल 2 क्रिश्चियन से। तो इसके बाद आपको चुनाव के परिणाम पर कोई शक रहता है क्या? कोई शक अगर है तो उसको मेरे ख्याल निकाल देना चाहिए। और वो सूरत में जब वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो आपके परम प्रिय न्यायमूर्ति जयमाला बोगसी ने क्या कहा, कोट एंड कोट, कोई बात नहीं, वे अगले चुनाव में वोट दे सकते। इमेजिन कीजिएगा, केवल इसकी गंभीरता को समझिएगा। ये जज है, मतलब मैं तो यही सवाल कर, चीफ जस्टिस की बेंच का जज है। हाँ हाँ, बेंच में जोड़ी है, बागची एंड सूर्यकांत। नहीं, जोड़ी में तो एक और भी है तीसरा, वो बहुत बड़े वाला है, जो गुजरात से लाए थे। वहां वाला है, गुजरात ब्रांड, वो आप विशेष तौर पे इंपोर्ट करके लाए थे, 17 या पता नहीं 50 लोगों को बाईपास करके। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च संवैधानिक अदालत लक्षित सामूहिक मताधिकार से वंचित करने के मामले को
इस तरीके से निपटा रही है। केवल 2 केसेस का उदाहरण दिया मैंने, बाकी में क्या होगा आप सहज कल्पना कीजिए। जो ये SIR है, इसका मतलब मतदाता सूचियों को साफ करना नहीं है, ये एक निर्मम राजनीतिक नरसंहार है। कोट माई वर्ड्स, प्लीज मार्क देम। आजाद भारत के इतिहास में ओपन एंड शट केस है राजनीतिक नरसंहार का, और ये लोकतंत्र का नरसंहार है। आप किसी इंडिविजुअल को जिस तरीके से मैसिवली, जो विश्वास आता है ना, जिसकी आप बात करते हो कि इतना विश्वास कहां से आता है, इतना अहंकार कहां से आता है, वो यहां से आता है। क्या कह रहे थे आपके चाणक्य कि अगले 15 दिन में वही रहूंगा बंगाल के अंदर, और क्योंकि ममता दीदी को हराना है। तो वो काम तो ऑलरेडी हो चुका है श्रीमान, अब तो केवल कवर अप किया जाना है। सेम इज द केस इन बैंक ऑफ असम ऑल्सो। ये आदमी जो क्या कहा करता कि राहुल गांधी के मिलने के लिए कितने घंटे इंतजार किया करता, ये कह रहा है इंदिरा गांधी और उनको मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये इन लोगों के संस्कार है, और ये संस्कार यहीं से आते हैं। ये संस्कार एक तो संगत से आते हैं, और दूसरा कुछ DNA भी होता है, प्लस सत्ता का अहंकार भी होता है। वो सारी की सारी चीजें, ये जो वोटर लिस्टों के अंदर आप देख रहे हो, लाखों अल्पसंख्यकों और असंतुष्ट मतदाताओं के वोटों को सोची समझी और निर्मम तरीके से मिटाने की कोशिश है, ताकि सत्ताधारी सरकार अपने मनपसंद मतदाताओं को चुन सके। आपको ये जो बहुत बड़ी गलतफहमी रही है ना बहुत सालों से, कि हम सरकार को चुनते हैं, मोदी जी ने वो कंसेप्ट ही बदल दिया कि हम वोटर चुनेंगे, जाओ तुम जो करना कर लो। 2 कंस्टिट्यूशन का जिक्र कर रहा हूं सिर्फ, वो भी बहुत मॉडल तरीके से पढ़ाई की, स्टडी की हाल्ट न्यूज ने, उसमें निकल के आया है कि 66% मुस्लिम हैं जिनके वोट अधिकार सस्पेंड किया गया है डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। असम के अंदर क्या किया होगा, पूरे बंगाल के अंदर क्या किया होगा, सुधार, चुनाव सुधार और वोटिंग लिस्ट सुधार के मामले के नाम पर ये विशुद्ध तौर पर वोट की डकैती है, और चुनावों के अंदर निर्मम हेराफेरी है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। पहली बात तो आपको ये बता दूं, तो इन चुनाव जो हो रहे हैं इनके बहुत ज्यादा मायने मैं तो बंगाल और असम के मानता ही नहीं, इस तरीके की परिस्थिति है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस ओपनिंग। आपने केरल का जिक्र किया, केरल का मैंने आपको साफ बताया, केरल के अंदर इनके पास खोने और पाने के लिए बहुत कुछ है नहीं। इनके पास जो मैक्सिमम वोट शेयर आ सकता है वो 14 से 16% आ सकता है, मैक्सिमम सीटें 1 से 2% आ सकती है। ठीक, इनका खेल क्या था अब वो देख लीजिएगा एक बार। इनका खेल ये था कि जो कांग्रेस के विरोधी वोट, जो LDF के विरोधी वोट है, वो सारे एक जगह हो जाए, LDF वापस सत्ता में आ जाए। उनको तो हम देख लेंगे जब भी चाहेंगे, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस को 5/0/5 कर दो, इनका गेम ये था। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। जो अभी जो मैंने आपको भेजा भी, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। जो अभी लोकपोल का सर्वे आया है, आज ही आया है, उसमें जो है LDF को 58 से 62 सीट दी गई है, और UDF को 70 से 81 सीट दी गई, और NDA को 1 से 2 सीट दी गई। तो केरला के अंदर इनके पास बहुत कुछ करने को है नहीं। ये सब आईवाश करके सारी चीजें करने की थी कि किस तरीके से लेफ्ट सरकार में आ जाए। वेस्ट बंगाल का मैंने, आप तमिलनाडु में इनके पल्ले कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, कुछ नहीं तमिलनाडु में इनका। जो भी कुछ करेंगे वही सब ये करवा दो, तोड़ फोड़ का जो खेल है, प्लस जो SIR के जरिए जो बड़े बड़े खेल किए, उसमें अपनी हाजिरी दर्ज कराने की स्थिति में होंगे 5-4 सीटों के ऊपर मैक्सिमम। तो सारा फोकस कहां पे है? सारा फोकस असम के ऊपर है, सारा फोकस लेफ्ट अपने बंगाल के ऊपर है। और बंगाल में आप माने चाहे ना माने आशीष भाई, मैं पहले दिन से कन्विंस्ड हूं। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स का सारा अपने 20 बार चर्चा की मैंने, आपने तो मेरे ख्याल से ज्यादा शो हम नहीं किए होंगे, तो पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि केरल की व्यवस्था कर दी, अपने बंगाल की व्यवस्था कर दी। ठीक, और असम के अंदर तो ये तो जो व्यक्ति बैठा है, जो नेहरू और इंदिरा गांधी को और राजीव गांधी को याद कर रहा है, इसकी तो आप छोड़िए, ये तो असम की बात कर रहे हैं आप। इसने तो भाई साहब पूरा नॉर्थ ईस्ट की गिरदावरी चिढ़वा रखी है वहां। इसको चिंता नहीं है असम की, ये सारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का ठेकेदार है। वहां पर जो खेल हुआ है नॉर्थ अपने असम के अंदर, वो तो आप जब लिस्टें आएंगी वोटर लिस्ट, तब देखिएगा क्या स्थिति है। तो वहां पर बंगाल में और जो असम के अंदर है, वो तो चुनाव के नाम पर एक फार्स है। और माफ कीजिएगा, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख है कि चुनाव आयोग का ज्ञानेश गुप्ता छोड़ दीजिए, इस देश की न्यायपालिका भी उसमें कहीं ना कहीं बहुत सीवियरली कंप्रोमाइज दिखाई देती है अपनी टिप्पणियों के जरिए। इतना मुझे जरूर कहना पड़ेगा। रही बात केरल की, केरल के अंदर लंबा चौड़ा कोई चुनाव का वो नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस जो करती है सेल्फ गोल। और इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आपके जो स्लीपर सेल थी, इनको मैदान में उतार दिया गया है। आनंद शर्मा टाइप्स को अपने पल्ले 4 वोट नहीं कांग्रेस का बताने चल पड़े, देश की विदेश नीति बताने चल पड़े। सेम इज द केस विद कमलनाथ। याद होगा आपको, कमलनाथ ने तो घर के ऊपर भगवा भी लगा दिया था,
बीजेपी ज्वाइन करने भी चल पड़ा था। एंड टाइम पे जो सारे का सारा खेल हुआ, हम ये सारे का सारा खेल आपके A1 के जरिए हुआ था, अगर आपको याद हो तो। और एंड टाइम पे फिर इसको लेने से मना कर दिया और ये कहा गया कि हम उसके बेटे को तो ले सकते, इसको नहीं लेंगे। ठीक। और शशि थरूर विदेश मामलों में अपने से किसी को मानता नहीं है। कांग्रेस के लिए प्रचार जरूर कर रहा है, घूम रहा है, सारी बातें जैसे बता रहा था बीच वो है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय में अटकी हुई है, दिल्ली में अटकी हुई है, सत्ता की चाशनी में अटकी हुई है। ये तो दिक्कत सबसे बड़ी आप समझिए क्या है कि उसका कंपटीशन जयशंकर से है। वो जयशंकर की कुर्सी लेना चाह रहा है और जयशंकर की कुर्सी लेने की स्थिति मोदी की नहीं है। देखिए, मोदी किसी का भी कुछ कर सकते हैं, राजनाथ का कुछ कर दे, जिसका चाहे। जयशंकर और हरदीप पुरी कुछ न कर पाएंगे। दो लोगों का कुछ नहीं कर सकते। अब इसकी समस्या क्या है कि इसने नंबर गलत डायल कर रखा है। ये कहीं ना कहीं जो दावेदार है वो उसके पद का है। जयशंकर क्यों है वहां पर, ये बात सुब्रमण्यम स्वामी मेरे ख्याल 1000 बार बता चुके हैं। ठीक। उसके जो रिश्ते की गहराई है वो सारी दुनिया जानती है। सेम इज द केस विद हरदीप पुरी। हरदीप पुरी का तो हालांकि कंपिटिटर भी नहीं है, लेकिन हरदीप पुरी के कारण सरकार बेशक गिर जाए, कोई परिस्थिति बने तो, लेकिन हरदीप पुरी को मोदी जी हटा नहीं सकते, ये आप तय मानिए। रही बात मनीष तिवारी की, ये भी वही जीव है जो कैप्टन अमरिंदर का परम शिष्य हुआ करता, याद होगा आपको। और जो क्या नाम है, जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की महान सफलता के बाद एक महान सांसदों की टीमें भेजी थी पूरी दुनिया के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा बिना नॉमिनेट किए वहां जाके आए थे महोदय। बड़े इंटेलेक्चुअली बहुत एरोगेंट है ये आदमी टू द कोर, और ये भी रह करके भाजपा के सुरों में बीच बीच में बोलता रहा है। तो कुल मिला के ये स्लीपर सेल्स को ऐसे मौके पे एक्टिवेट होना ही होता है, और उसका बाकी काम जो है वो आपकी IT सेल कर देती है, उनकी आवाज को बढ़ा करके, उसकी वॉल्यूम, टोन, टेंडर बढ़ा करके, और उसकी अप्रोच और रीच बढ़ा देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों को कोई नहीं पूछ रहा। उसके बाद जैसे ही ये इस तरह की टिप्पणी करते हैं, सारे पोमेरियंस इनको चलाने लग जाते हैं, इनको रिट्वीट कर, क्योंकि उनको फीड मिल गया कि देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बड़ी भारी बगावत है, चुनाव के दौरान 3 ने झंडा उठा लिया। आज आनंद शर्मा को एक राज्यसभा की टिकट दे दो, कुछ भी करवा लो उससे, कुछ भी। मनीष तिवारी का आपको पता है क्या परिस्थिति है, बीमार, पिछली बार तो चुनाव लड़ने से ही भाग गया था, तो मेरे को या तो चंडीगढ़ से टिकट दो तो मैं चुनाव लड़ूंगा और हॉस्पिटल में दाखिल होंगे। ये इतने बड़े पॉलिटिशियंस हैं। कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है, वो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो इस तरह की लाइबिलिटीज को कैरी करते आए हैं, और तमाम बेताल राहुल गांधी के कंधे पर लटके रहेंगे। वो इससे बाहर नहीं आ सकते, ये मैंने आपको कई बार बता लिया। क्यों? डायग्नोज करना अलग बात है, ट्रीटमेंट करना अलग बात है। जब नासूर है, नासूर की केवल सर्जरी होती है, आप उसको कंधे पे टांगे रहो, एंटीबायोटिक खिलाते रहो, अल्टीमेटली जो होना है वही होगा, और वही कांग्रेस के साथ हो भी रहा है, ये मान करके चलो। एक बात इसमें और भी, जो ये स्लीपर सेल्स वाली बात है, इस स्लीपर सेल्स वाली बात में जितने स्लीपर सेल हैं उससे ज्यादा इस खबर में भास्कर की भूमिका भी, ये भी थोड़ा सा झांकने की जरूरत है। यहाँ भास्कर भी खेल रहा है। भास्कर क्या हो सकता है, सबको जिम्मेदारी दी गई हो। भास्कर क्या होता है कि 2-1 स्टोरी अच्छी भी करता है, ये भी डाउट नहीं है, हम लेके आते हैं स्टोरी जब अच्छी होती है, लेकिन बाकी तो मैंने जो, जब इंडियन एक्सप्रेस की गति, अब इंडियन एक्सप्रेस पे हमको खत्म हो गया। वो इंडियन एक्सप्रेस का जो था ना, वो रामनाथ गोयनका होंगे अगर कहीं तो देखते होंगे अपने इंडियन एक्सप्रेस को, तो शायद वही अब न पढ़े इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस भी एक खबर करेगा वो हम जैसे लोगों को झांसा देने के लिए, और बाकी इंडियन एक्सप्रेस भी कंप्रोमाइज्ड है। तो ये बेसिकली इसमें, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि इसमें आनंद शर्मा ही एक लेटेस्ट था। बाकी भास्कर की कलाकारी है यहाँ पर, जिस भी वहां का जो भी इस समय एडिटर हो और जिसने भी अकल लगाई हो, ये कलाकारी है। थरूर ने पिछले काफी वक्त से कोई पार्टी विरोधी बयान नहीं दिया है, कोई भाजपा को मतलब फायदा पहुंचाने वाला, खासकर जब से चुनाव का माहौल आया है, कोई बयान नहीं दिया है। चुनाव के बीच में खड़गे के दफ्तर में आपको याद होगा एक मीटिंग हुई थी तीनों की, खड़गे, राहुल गांधी, राहुल खड़गे और थरूर बैठे थे घंटे भर से ऊपर। उसके बाद से थरूर की जुबान बंद है, पार्टी लाइन पे चल रहा है। अभी मैं थरूर को सुनवाया था, कितना कहा कि ट्रेमेंडस एनर्जी इन यूडीएफ वर्कर्स, ट्रेमेंडस एनर्जी, और बीजेपी पूरा अंकगणित और बीजगणित सब बता दिया था कि ये एक सीट मैक्सिमम वाली औकात वाली पार्टी है। उस थरूर का नाम हेडलाइन में आया। ये केरल चुनाव, ये सब बड़े प्लान के साथ में, इसलिए उस हेमंत भाई के बाद इसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्लान के तहत है।
ये कमलनाथ का कोई पोस्ट नहीं आया है, ज्योतिरादित्य के पोस्ट के जरिए कमलनाथ को लाया गया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ चौखट पर माथा टेके पड़े थे, इनको लिया नहीं भाजपा ने। कमलनाथ का राजनीति और कमलनाथ का पार्टी के प्रति वफादारी ये सब पता है कैसे। कमलनाथ ही वो व्यक्ति है जिसने मध्य प्रदेश में जब वापसी हुई कांग्रेस की, डुबाया, सरकार डुबाया। वो कैसे डुबाया, वो इंफॉर्मेशन हम एक आध प्रोग्राम में दे चुके हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जो मीटिंग में था, जो मीटिंग कमलनाथ और अब तो दिग्विजय सिंह ने खुद बता दिया एक जगह पे, तो अब बोल सकते हैं हम, दिग्विजय सिंह ने के ही द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन थी। दिग्विजय सिंह ने ही मीटिंग करवाई थी कमलनाथ और इनकी एक मीडिया टाइकून एंटरप्रेन्योर के घर में, और ज्योतिरादित्य की। वहां पर कमलनाथ 15-20 मिनट बाद आपस बाहर हो गए अपने आपस से, और मीटिंग ध्वस्त हो गई और सरकार चली गई। तो कमलनाथ उस लेवल के जिम्मेदार हैं, लेकिन उनको भी कोट किया ज्योतिरादित्य के जरिए। मनीष तिवारी ये सबसे सस्पेक्टेड नाम है। इसमें मैं बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि पंजाब के चुनाव भी आने वाले हैं। ये राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा बन सकता है कांग्रेस का मनीष तिवारी नाम, ये वो कर दे क्लियर। आनंद शर्मा बता दिया हेमंत भाई ने, अब उससे ज्यादा नहीं। एक नए युवा को मिल गया, युवा क्या मतलब 48-50 साल के का व्यक्ति, जिसके पिता वीरभद्र सिंह के करीबी रहे, जो 1994 से NSUI ज्वाइन किया और आज तक कांग्रेस में पड़ा है। उसको, और जिलाध्यक्ष था, उसको अनुराग शर्मा, उसको राज्यसभा भेज दिया। इन लोग के तो कबर में रहे तो भी राज्यसभा टिकट चाहिए, इनको राज्यसभा जाना। वो कुल मिला के यही है। इनको टिकट नहीं दिया, अच्छा किया था, साथ में इनको एक बस का या ट्रेन का टिकट दे दिया होता कि घर जाओ। इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आनंद शर्मा जैसे लोगों की खाली वो भंडारी को और भास्कर को, ये दोनों भा को मौका है और बाकिया कुछ नहीं है। ये तो समझ गुलाम नबी की आत्मा कहाँ भटकती है? राज्यसभा में भटकती है। और क्या है, किस बात से नाराजगी है और क्या चीज है? राज्यसभा भेज दो बस, बाकी ठीक है, जलवा जलाल कायम है, सारी सुरक्षा कायम है, सब कुछ है। विदाई के समय मोदी जी बाबू को ही गए थे, गुलाम नबी को मैंने फोन किया, ये हो गया वो हो गया। मतलब ये जो नौटंकी का एक पार्ट है ना, कभी वो क्या बताया था, ग्रुप 3T बना लिया, G23 ऐसा कुछ बनाया था। ये सारे वही सारे के सारे ये बाजू मरोड़ने वाले गैंग हैं, और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी लाइबिलिटी यही है आज की तारीख में, वरना कोई कारण थोड़ी है। क्या कमलनाथ को क्या एट्रीब्यूट किया गया कि देश के अंदर आर्टिफिशियल कमी बनाई जा रही है? एलपीजी की कोई कमी नहीं है, जब मंगा के देख ले सिलेंडर एक बार। कमलनाथ से हट करके एक रिक्शा वाला बन करके एक सिलेंडर लेके आप जाओ, या एक आम गृहिणी बनकर लेके आओ, पता लग जाएगा आपको कमी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आशीष भाई, ये ऐसे नहीं है कि भास्कर ने कुछ कर दिया, देखिए संपादक हर जगह लगाए गए, बी रेस्ट एश्योर्ड। कहां कौन सा संपादक होगा वो साउथ ब्लॉक से तय हो रहा है, ये आपको पता है, आज से नहीं 12 साल से हो रहा है। ठीक, पहले एक संपादक होते थे जो पूरे देश के, वो दिवंगत हो गए, उसके बाद वो किसी और के जिम्मेदारी, पूरे देश में कौन कहां लगेगा इनपुट पे, कौन आउटपुट पे, वो सारे का सारा सिस्टम हुआ है। और उसके अंदर कोई भी रिजनेबल सोच का आदमी मीडिया के अंदर छोड़ा नहीं। सवाल तो ये है ना कि ऐसी परिस्थिति के अंदर मिस इंटरप्रेट होने की गुंजाइश भी आप क्यों छोड़ेंगे? अगर आप सिंसियर लीडर हैं अपनी पार्टी के प्रति, तो आप डॉटेड लाइंस के ऊपर बोलेंगे। आपको इधर उधर की काइट फ्लाइंग करने की क्या जरूरत है कि जिसमें कोई खेल कर सके? यही तो बीजेपी चाहती है, तो इसीलिए आप बीजेपी के टूल भी हो, बात ही खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के लिए बार बार एक ही बात कहता हूं, कितना ही कुछ कर लो, जब तक आप इन लोगों की सर्जरी नहीं करोगे आप कुछ कर नहीं पाओगे। यू टेक इट फ्रॉम मी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर ऑल टाइम्स टू कम। बिल्कुल यही होना है। कमलनाथ गैस, इनको अपना, कमलनाथ की संपत्ति जाकर गूगल में सर्च कीजिएगा, इनका गैस तो कहीं से भी आ जाएगा, अडानी अंबानी कतर दोहा कहीं से आ जाएगा। और ये गैस भी ये बॉलीवुड में पहुंचवा देंगे, जो लोग जानते हो समझ जाएंगे। हाँ, इनका बॉलीवुड में कहीं कमी हो जाए तो गैस पहुंचवा देंगे। ये लोग राजनीति में कांग्रेस में, मतलब ऐसा सोचिए, यही डिसिप्लिन का अंतर है। बार बार इस पे हम चर्चा करते हैं कि हेमंत भाई कहते हैं NGO है, ये धर्मशाला है, कितनी इन पर हम
चर्चा करें। ये पैरासाइट से इनको चाहिए कि कोई ना राजनीति करे, कोई राजनीति न करे, जो आवे इनका झोला उठावे और दरी बिछावे, ये अपने अंतिम सांस तक यही राज करे और आखिर में अपना कवच कुंडल उतार करके अपने बेटों को दे दे। बकिया बस। कोई एंट्री न मारे कांग्रेस में, कोई ना एंट्री मारे। कि कांग्रेस को यहाँ तक यही सब पहुंचाए हो तो पता नहीं कैसे झेल रहे हैं सब, राहुल गांधी और इन लोग झेल रहे हैं सबको, इन सबको तो बाहर निकाल फेंको। कोई कांग्रेस को 5 वोट नहीं घटने वाला, इनको हटाने से 5 वोट नहीं घटने वाला, मैं बता रहा हूं। चलिए राहुल को जरा सुनवा दीजिए। राहुल को तो हम सुनवाए ही नहीं, वक्त पूरा हो गया। राहुल को कम से कम एक बाइट सुनवाइए, एक रिएक्शन लिया जाए। What does LDF stand for? Left Democratic Front. Now, frankly, there is nothing left about the left front. And after the election, there will be nothing left of the left front. There is a hidden hand today that is running the LDF government. The hidden hand is communal. It does not accept the Constitution of India. It divides the people of India. It attacks the people of India, humiliates the people of India. And everybody in Kerala can see that there is a relationship now between the BJP, RSS and the left front, CPM. Wholesale attack is taking place on minorities in the country. 2 nuns from here are attacked in Chhattisgarh. Manipur churches are being burnt. And the Chief Minister has a partnership with the people who are doing this. The very people who are attacking minorities across the country, Muslim, Christian, Sikhs, those people are in partnership with the Chief Minister. ये बड़ा जरूरी प्रहार था। केरल आप भी गए, हम भी। केरल में भाजपा ने ये जो चर्च और क्रिश्चियन और नन की बात की है, बहुत केरल की राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट है। भाजपा का जो हिंदुत्व है ना, सनातन की रक्षा, ये केरल में जाके क्रिश्चियनिटी की रक्षा करने लगते हैं। इनका कोई दीन ईमान धर्म थोड़ा होना है, ये वहां जाकर के बीफ भी चलेगा। वहां पे चर्चों में इन्होंने खूब घुसने की कोशिश की है, बहुत जबरदस्त, कि चर्च में घुसे, एंटी मुस्लिम, मतलब क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयों में एंटी मुस्लिम भावना को उभार दें। ये बहुत सही जगह पे हिट किया है हेमंत भाई। नहीं, राहुल गांधी को अंदाजा है, केरल की रग रग से वाकिफ है भाई। वो 2 बार लगातार वहां से चुने गए, ये अलग बात, इस बार उन्होंने अपनी बहन के लिए सीट छोड़ दी। वहां की कल्चर को भी समझते हैं, वहां पे इंस्टेंट कनेक्ट भी करते हैं, और केरल की जो तहजीब है ना पूरी, उसके साथ बहुत बढ़िया से कनेक्ट करते हुए उसकी चीजों को समझते हैं। वहां पे जो बीजेपी का खेल है, और कि वो करने क्या जा रहे हैं, किस तरीके से, कहाँ सॉफ्ट कार्ड, कहाँ क्या कार्ड, और बीफ का तो इनको केवल और केवल एक, जैसे घुसपैठियों का भूत बेचना है, वैसे ही बीफ है इनके लिए, और क्या है। आप एक बार गोवा में बीफ का नाम दिलवा के देखो जरा मोदी जी से, एक बार नॉर्थ ईस्ट में दिलवा के देख लो, केरला में दिलवा के देख लो। और बीफ के कितने सबसे बड़े व्यापारी कहाँ के हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, किन से पॉलिटिकल एफिलिएशन से, किसको वो चंदा देते हैं, ये आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी आ गया था। तो आशीष भाई, मुंह में राम और बगल में छुरी वाला खेल है सारे का सारा। अब तो इनको एक्सपोज करने का समय है, जितना बेहतर ढंग से कर पाए करें। जो कुछ चुनाव के नाम पर, मैं फिर वही कह रहा हूं, असली खेल आशीष भाई जो सबसे बड़ा है, वो खेल है जो चुनाव के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज क्या है, आप वोटर लिस्ट देखिएगा खोल करके, क्या है उसके अंदर वोट, वो नहीं है, स्कैन्ड इमेज है पीडीएफ की, और उसके पीछे कैप्चा है। ठीक, कभी ऐसी वोटर लिस्ट देखी थी आपने? वाटर मार्क्स लगे हुए हैं ताकि आप नाम ना ढूंढ पाओ। फिर तो रहने ही देते ना, इस काम की क्या जरूरत थी। और सुप्रीम कोर्ट बैठे बैठे देख रहा है ये सब, उसके पास 100 एप्लीकेशन लगी होंगी, हर बार ये कभी वो बहाना, कभी ये बहाना, जो बहाने चुनाव आयोग भी नहीं कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाए बंगाल के मामले में, बड़े शर्मनिरपेक्षता के साथ, और कोई पूछने वाला नहीं उनका। अपना फोटो कराओ कभी किसी चीज के नाम पर। डायलूट मत करिए, बेशर्म बोलिए, बेशर्मी के साथ। और ज्ञानेश कुमार का लठैत बन करके, ये भूमिका छोटी मोटी नहीं है। ज्ञानेश कुमार का लठैत कौन है? ज्ञानेश कुमार कौन बचा रहा है? वही बचा रहा है, और कोई नहीं बचा रहा है। खैर, आप अपना नाम नहीं ढूंढ सकते, आप उसको एनालाइज लिस्ट को नहीं कर सकते, तो फिर ये जानबूझकर संयोग है, प्रयोग है? क्यों? वोटर लिस्ट को अगर आप एनालाइज नहीं कर सकते, तो वोटर लिस्ट क्यों है? फिर बता दीजिए मुझे, मत डालिए ना नेट पे, कहा डॉक्टर ने बता रखी है।
वोटर लिस्ट भी डालेंगे, कैप्चा भी डालेंगे, पीडीएफ भी डालेंगे, पर्दे के पीछे भी डालेंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के डकैती हो रही है लोकतांत्रिक अधिकारों पर। इन चुनावों हेमंत के कोई भाई, मायने नहीं। जिस दिन अमित शाह ने कह दिया कि मैं 15 दिन रुकूंगा, रिजल्ट उसी दिन आ गया था। हाँ, और उसका इसका एक और भी शायद लोक पोल का पहला सर्वे आया था, जिसमें बीजेपी 50 पे 45 से 50-55 के बीच में लोक पोल ने दिखाया था कि सिमट रही है। मतलब पिछले बार से भी 25-30 सीटें घट रही हैं। और टीएमसी 185 से 195 दिखाया। ये पोल आज से 7 दिन पहले का है। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि मैं 15 दिन यहाँ रुकूंगा, और फिर दनादन ये फॉर्म 6 के बंडल शुरू हुए। फॉर्म 6 उसके बाद आया है, ये नोटिफिकेशन आया कि फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं, और फिर 30-30 हजार फॉर्म 6 जमा होने शुरू हुए। अब डेली एक ओपिनियन पोल आ रहा है, डेली। हम लोग कार्यक्रम कम कर पा रहे हैं बंगाल पे, लेकिन देख तो सब रहे हैं। डेली ओपिनियन पोल आ रहा है, और डेली ओपिनियन पोल की हेडलाइन होती है, ये ओपिनियन पोल देख करके ममता हिल जाएंगी, चौंक जाएंगी। क्योंकि अब ग्रेजुअली जो पहले ओपिनियन पोल में आज से एक सप्ताह पहले 70 से 45 पे भाजपा आती दिख रही थी, और जा रही थी टीएमसी 185 से 95। ये कैसे होता है? इस्टेब्लिश सब किया जाता है। अब ग्रेजुअली भाजपा को उसी ओपिनियन पोल में एक सप्ताह में कुछ नहीं हुआ, एक्सपोज ही भाजपा हुई होगी और कुछ नहीं हुआ। अब वो दनादन बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि 170 सीट जीतेंगे। तो अमित शाह जो बोल दे वही आप समझ लीजिए, अमित शाह का भाषण ही चुनाव का नतीजा है, ये मान लीजिए। कहते ना मेरा वचन ही शासन है, तो अमित शाह के भाषण में जो अंक निकल गया वही चुनाव का नतीजा है। नहीं, अमित शाह का जो पुराना सेक्रेटरी है ज्ञानेश गुप्ता, उसी ने तो डेटा मैनिपुलेट किया है भाई साहब। हाँ, उसी का हाँ, तो सारा खेल है। तो सेक्रेटरी अपने पुराने बॉस को गलत थोड़ी बताएगा, उसको आगे भी तो तमाम चीजें करनी है, नए नए लाभार्थी बनकर के तमाम फायदे उठाने हैं। तो वो पीछे क्यों रहेगा? उसको भी बहुत कुछ अभी आगे और चाहोगे रिटायरमेंट के बाद। तो इन्हीं का सेक्रेटरी था वो, और उसी का ब्रीफ है, और वही सारे ब्रीफ आगे तक चलते रहेंगे, देखते जाइएगा। ये चुनाव केवल ढकोसला है असम और के बंगाल के अंदर, उसके अलावा कतई कुछ नहीं। चलिए एक हेडलाइन आखिर में छूटी जो दिखा दीजिए, जो नशा है उस नशे के बारे में फिर खत्म कर देते हैं भैया, जल्दी से दिखा दीजिए। केरल चुनाव सत्ता के नशे में, पूरा भाषण नहीं सुनवा पा रहे हैं, बहुत सारी क्लिप्स, तो इसलिए हम दिखा दे रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं मोदी और विजयन पर भड़के राहुल गांधी। तो ये नशे में चूर हो गए हैं, लेकिन वो नशा टूटेगा नहीं। इसमें पानी छिड़को, बाल्टी भर पानी गिरा दो, नहीं टूटेगा, क्योंकि उस नशे को बढ़ाने वाली जो मशीनरी है वो परमानेंट अपने काम पर है, वो ऑन वर्क, ऑन ड्यूटी है। हमें इजाजत दीजिए हेमंत भाई, फिर आते हैं। अभी हम लोग दोनों आदमी फिर आएंगे साथ में आपके सामने खबर लेकर के, बस थोड़ा सा अंतराल। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।